नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी। मैं यूएचए का न्यूज़लेटर लेके आया हूँ। 15 नवंबर 2024। तो आज के कुछ बड़े दिलचस्प मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा है, ब्रेन में चिप लगने वाला है अभी। वो क्या हमको कंट्रोल करेगा या हम सरेंडर कर जाएंगे? क्या हम कंट्रोल करेंगे या हम सरेंडर करेंगे? ये मुद्दा है। ब्रेन चिप। कई बार सपने भी सच हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल ही ऐसे लगते हैं कि संभव नहीं है। असंभव सपने भी सच हो जाते हैं। ऐसा ही एक सपना इलॉन मस्क का था कि वो ब्रेन चिप लगाएगा, और जब उसने पहले ये बताया था कि वो ब्रेन चिप के बारे में शोध करेगा और उसको प्रमोट करेगा, तो लोग सोच रहे थे कि वो पागल है। पर अभी वो दिन आ गया है कि जहाँ पे ब्रेन में कंप्यूटर चिप लग जाते हैं। और एक का एक कंप्यूटर न्यूरो साइंटिस्ट है, कंप्यूटेशनल न्यूरो साइंटिस्ट। बहुत सा कंप्यूटर का वर्किंग और ब्रेन का वर्किंग में शायद कई ये मिलता है रिसर्च के लिए। जैसे ब्रेन फंक्शनिंग कर रहा है, वो कंप्यूटर फंक्शनिंग से भी थोड़ा बहुत ज्ञान मिलता होगा। तो ये दोनों कंबाइन करके कंप्यूटेशनल न्यूरो साइंटिस्ट है, डैनियल गेलेटनर, क्या नाम है, गेलेटनर। वो कहते हैं कि ब्रेन चिप आपको एक एडवांटेज देगा। आपके पास ब्रेन चिप होगा तो उसमें आपको दूसरे के ऊपर एडवांटेज होगा, चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हो। पर ब्रेन चिप होने से आप ज़्यादा, आपका थिंकिंग पावर या स्टोरेज पावर या बढ़ जाएगा। और उनका कहना है कि अगर जो लोग ब्रेन चिप नहीं लगाएंगे तो वो पीछे रह जाएंगे। ये इनका कहना है। तो ये बात ही मतलब, वो उन्होंने ये भी बोला है कि अभी हम लोग की स्मार्टफोन इस्तेमाल करते, ये करते, तो ये इससे भी हमको इंफॉर्मेशन मिलता, स्टोरेज मिलता, तो हम इधर ही रख लेंगे अंदर चिप में। तो जब इलॉन मस्क ने ये नहीं कहा है, इलॉन मस्क ने कहा है कि ये कई फायदे का चीज हो सकता है जिन लोगों को ऐसी बीमारियां हो, नर्वस सिस्टम की बीमारी होती है, पैरालिसिस हो जाता है, अपाहिज हो जाते हैं, हाथ पैर पैर काम नहीं करता है, या सीवियर मेंटल डिजीज होता है, या एल्जीमर्स होता है जिसमें याददाश्त चला जाता है। तो उसमें ऐसे ब्रेन चिप उनके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा, जिसमें कोई इलाज नहीं है। अपन ने अगर देखा होगा वो पिक्चर आमिर खान का गजीनी, उसमें उसको मेमोरी लॉस होता है तो वो इधर उधर लिख के रखता है पूरे बॉडी में। तो ये चिप होगा तो वो शायद उसमें स्टोर कर लेंगे। तो उसका ये कहना है कि भाई वैसे मरीज को फायदा हो सकता है, और थॉट कंट्रोल कर सकते हैं। और ऐसे भी अभी एक्सपेरिमेंट हो गए हैं कि ब्रेन चिप लगा के जिस आदमी को पैरालिसिस है, वो अपना हाथ को हिला सकता है, रोबोटिक आर्म को, पैर को हिला सकता है। और ऐसे में उसका नर्व्स काम नहीं कर रहा है, ब्रेन चिप से वो फायदा है। तो अभी हमारा क्या इसमें यूएचओ का जो पक्ष है या विपक्ष है, जो भी है, हम तो देख रहे हैं कैसे ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगा। और अगर ऐसे मरीज को फायदा होता है तो बुरी बात नहीं है, हमको उससे कोई आपत्ति नहीं है। और हमको फिक्र है कि इसको अगर आप नॉर्मल हेल्दी पर्सन में लगाओगे तो वो हमको थोड़ा चिंता है। ये तो ऐसी बात हो गया ना, जैसे आप स्टीरॉयड इस्तेमाल कर रहे हैं स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन में, वो तो आप परमिट नहीं करते हैं। अपना बॉडी का फंक्शन बढ़ाने के लिए आप आर्टिफिशियल मेडिकेशन, ड्रग्स या स्टीरॉयड का बहुत बड़ा पेनल्टी देते हैं। तो ये तो ब्रेन में ब्रेन चिप लगाना तो बॉडी में स्टीरॉयड लगाने वाली बात हो जाएगी। तो इसमें बहुत ही एथिकल इश्यूज आएंगे आगे जाके। ये इतना शायद इसका जवाब भी थोड़ा मुश्किल हो। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम इस पे अपडेट देते रहेंगे। तो ये एक दिलचस्प मुद्दा था। अच्छा, दूसरा एक बहुत फिक्र वाली बात है कि हमारा जो इंडिया है और जो दूसरे गरीब देश है, वो डंपिंग ग्राउंड बन रहा है। डंपिंग ग्राउंड मतलब हम अपना जो चीज़ हमको चाहिए नहीं होता, पुराने कपड़े, पुराने ये पुराना
बासी खाना हम किसी को दे देते हैं, अपने को जो इस्तेमाल नहीं है। तो ऐसा फिक्र ये है कि जो सबस्टैंडर्ड और अनहेल्दी फूड्स है, जो बड़े बड़े फूड मार्केट्स है वहाँ पे, फूड प्रोडक्ट्स है, अल्ट्रा प्रोसेस फूड, फास्ट फूड जो वेस्टर्न है, और वो जो वहाँ पे सबस्टैंडर्ड पाए जाते हैं, और वो हमारे गरीब देशों में एक एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं। ऐसे कुछ एक एनजीओ ने टेस्ट करके ये उनको पता चला है कि क्या हो रहा है कि मिडिल क्लास बढ़ रहा है, फास्ट फूड ले रहे हैं, पैसा है और बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, तो ये हमारा एक अच्छा जो डेवलप्ड कंट्रीज में जो फूड थोड़े सबस्टैंडर्ड है वो इंडिया में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो ऐसे ही मोटापा बढ़ रहा है हमारे यहाँ अनहेल्दी फूड का कंजम्पशन बढ़ रहा, अल्ट्रा प्रोसेस फूड का कंजम्पशन बढ़ रहा, जिससे कि काफ़ी नुकसान होता है हमारे बॉडी में। हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ओबेसिटी आ रहे हैं, जो कि अमेरिका में पहले आ गए हैं। उनकी बुराई है तो हम ले ही रहे हैं, ऊपर से हम वो भी जो खाना ले रहे हैं वहाँ से, जो फूड पैकेट्स ले रहे हैं या फूड के प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, उसमें भी स्टैंडर्ड, उनका स्टैंडर्ड अलग है, हमारे को जो दिया जा रहा वो स्टैंडर्ड नीचे है। ये एक इन्वेस्टिगेशन वॉलेंट्री एजेंसी है इंटरनेशनल, जो कि इस टाइप का इन्वेस्टिगेशन किए हैं। एक्सेस टू न्यूट्रिशन इनिशिएटिव, ATNI, उन्होंने इसका टेस्ट किया 30 फूड कंपनीज का, 30 फूड कंपनीज का टेस्ट किया, और पाया कि जो फूड प्रोडक्ट सोल्ड इन लो इनकम कंट्रीज, हमारे देश में जो खाना बेचा जा रहा है, खाने का जो प्रोडक्ट्स बेचा जा रहा है, फास्ट फूड है जो भी है, पैकेज फूड, वो पुअरर क्वालिटी का है स्टैंडर्ड, कंपेयर टू जो डेवलप्ड कंट्री में जो खाते हैं उससे भी कम स्टैंडर्ड का हमारे यहाँ दिया जा रहा है। इसका मतलब हम इंपोर्ट ले रहे हैं उनसे, तो हमारा जो गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI, वो सोता हुआ पाया गया, उन्होंने टेस्ट नहीं किया क्या? तो ये हमको फिक्र लगता है कि भाई ये तो सोता हुआ पाया गया। तो ऑफेंडर्स, जो जो लोग ऐसे फूड मैन्युफैक्चरिंग जो फर्म्स है, बड़े बड़े फर्म्स है, अभी मैं नाम बताता हूँ, नेस्ले, पेप्सिको, यूनिलीवर, सब बड़े बड़े नाम है इनके। कितने फूड प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ मिलते हैं, नेस्ले, पेप्सिको, यूनिलीवर एंड, ये तो है कि सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बेच रहे हैं हमारे देश में। और क्योंकि उनको पता चला होगा कि शायद हमारे यहाँ इतना अच्छा इसका जांच नहीं होता, इंस्पेक्शन नहीं होता, या और भी कुछ वजह है जो यहाँ पे चला दिया है। तो ये एक फिक्र की बात है। तो हम यही चाहते हैं कि यहाँ पे वेकअप हो जाए, जाग जाए, हमारा गवर्नमेंट जाग जाए, और गरीब देशों का गवर्नमेंट जाग जाए, और हमारा FSSAI फूड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी जो है, फूड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसको और स्ट्रिक्ट क्वालिटी चेक करना चाहिए जो इम्पोर्टेड फूड्स आ रहे हैं। और ये लॉन्ग रन में लोगों को भी जागरूक होना चाहिए, एम्पावर होना चाहिए, इसको हम कहते हैं। लोगों को जागरूक होना चाहिए कि ये फूड तो अवॉइड ही करें, फास्ट फूड नहीं, अपना घर का पकाया अपना ये हेल्दी फूड हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है। फास्ट फूड जो भी है, अगर अच्छे स्टैंडर्ड का भी फास्ट फूड है, अल्ट्रा प्रोसेस फूड है, उस हमने पहले भी न्यूज़लेटर में बताया है कि उसमें काफ़ी हानि होता है लॉन्ग रन में। तो ये हमको चाहते हैं कि क्रॉनिक डिजीज बढ़ रहा है, मोटापा बढ़ रहा है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, तो ये एक मुद्दा हो गया। अभी अगला मुद्दा है बहुत ही को लेके है। हेल्थ यानी हमारे हॉस्पिटल्स का जो बुरा हाल है, और हमारा जो स्कीम्स है, आयुष्मान भारत स्कीम, जो बीमा के जो कुछ स्कीम्स बनाए हैं, उसको कैसे दुरुपयोग किया जाता है, ये तो मालूम था कि किया जाता है। आयुष्मान भारत जो बना था, कुछ एम्पावर हॉस्पिटल्स है, कुछ सरकारी अस्पताल तो सभी एम्पैनल्ड है, और उसके अलावा कॉरपोरेट अस्पताल है कई, जो कि आयुष्मान भारत का आप बजट है उसमें से 5 लाख एक फैमिली को जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, वो उसके लिए एलिजिबल है आयुष्मान भारत स्कीम में, और वो प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले सकता है जो प्राइवेट हॉस्पिटल एम्पैनल्ड है। तो ये स्कीम ही है एक प्रकार से, प्राइवेट हॉस्पिटल को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। और कई ऐसे आए हैं, पहले भी हुए हैं कि ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ज़्यादा प्रोसीजर कर लेते हैं, बिल बना देते हैं, क्योंकि वो गरीब आदमी को ले आते हैं, उनको भी लगता है गरीब को कि हमको प्राइवेट अस्पताल में अच्छे इसमें हमको इलाज हो रहा है, पर उसमें फॉल्स ऑपरेशन होते हैं, फॉल्स ये। और अभी
एक बहुत ही दुख भरी बात हो गई है। अभी कुछ ही दिन पहले, 2-3 दिन पहले इकोनॉमिक टाइम्स में आया है। कुछ गुजरात में ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल है जो आयुष्मान भारत स्कीम के तहत उन्होंने कुछ कैंप किया अपने गांव में जाके, विलेज में। वहां से 19 लोगों को उन्होंने स्क्रीन किया, बोला कि आपको और इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, आपको हार्ट में कोई बीमारी है। उनको ले आए अपने अस्पताल, 19 लोगों को एंजियोग्राफी किया। एंजियोग्राफी जो इमेजिंग करते हैं नली देखने के लिए, हार्ट का नली, कोरोनरी आर्टरी, या जो हृदय में जो ब्लड सप्लाई करती है आर्टरी, उसको उन्होंने 19 को करा दिया एंजियोग्राफी। उसका बिल आया होगा, वो आयुष्मान भारत से पे होगा, हमारा पब्लिक फंड से जा रहा है। और उनमें से 7 लोगों को बोला कि आपको एंजियोप्लास्टी की जरूरत है। वो नली को बड़ा करने के लिए बोला, आपका जो आर्टरी है, आपका जो खून की ये है नली है, आर्टरी जो है, उसको आपको ब्लॉक है और उसमें एंजियोप्लास्टी करना पड़ेगा। 7 लोगों को वो स्टेंट लगा देते हैं उसको खोलने के लिए। वो एंजियोप्लास्टी कर दिया 7 लोगों को, और उसमें से 2 का देहांत हो गया। और बड़ा बवाल हो गया उसमें। सब जो सेक्रेटरी है गुजरात का, हेल्थ सेक्रेटरी जो है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का, उसने स्टेटमेंट दिया कि इनको तो ज़रूरत ही नहीं था। ये जो 19 लोगों को ले गए और जो 7 लोगों को जिनको स्टेंट लगाया, उनको स्टेंट लगाने की जरूरत ही नहीं थी। मतलब फर्जी ऑपरेशन एक प्रकार से किया। और इस फर्जी ऑपरेशन में 2 लोगों जिनको की जरूरत ही नहीं था ये स्टेंट का, उनका देहांत हो गया। आप सोचो ये क्या हो रहा है। अभी ये तो बीमा योजना का दुरुपयोग हो रहा है, उसके अलावा हानि हो रहा है इसमें। जो भलाई की जगह नुकसान हो रहा है, जनहित की जगह जन को नुकसान हो, दुष्प्रभाव हो रहा है ये स्कीम का। क्योंकि मिसयूज कर रहे हैं, चेक्स नहीं है, काउंटर बैलेंस नहीं है इसका। कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल का भी रिपोर्ट आया था आयुष्मान भारत के ऊपर 223 में। उसमें बताया था कि ऐसे कई ऐसे फॉल्स ऑपरेशन होते, फॉल्स इन्वेस्टिगेशन होते, लोगों के ये होते, और ये बिल बढ़ाया जा रहा है। तो और इसमें क्या किया कि आयुष्मान भारत में हम बीमा एक स्कीम कर दिया, जो कि पब्लिक फंड से दे रहे हैं। बीमा का जो इसका प्रीमियम जाता है या जो खर्चा होता है, और प्राइवेट हॉस्पिटल को मिल रहा है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी पैनल्ड है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर जो विलेज में होगा, वहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही नहीं होता, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले कैंप करके पेशेंट को ला रहे हैं, उसको बीमा के तहत उसको इलाज कर रहा है। कि गरीब आदमी भी खुश है, भाई उसको इलाज मिल रहा है, महंगा इलाज मिल रहा है। पर क्या वो महंगा इलाज जरूरत है क्या? अगर ऐसा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, तो वो जो जो चीज़ ज़रूरत नहीं होगा उसका भी वो ऑपरेशन ऐसे करेंगे। अनरिक्वायर्ड अननेसेसरी ऑपरेशन, अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि ये एक प्रॉफिट मोटिव आ जाता है। और प्राइवेट हॉस्पिटल में टारगेट्स रहते हैं कि इतने टारगेट आपको करना है, इतना आपको ये करना है। तो ये एक बहुत दुख बड़ा बात है। और ये तो सामने आया कि लोगों का डेथ हो गया। ऐसे कई हो रहे होंगे जो हमको पता भी नहीं चलता होगा। मान ले ये 2 का डेथ नहीं होता, तो ऐसे अगला कैंप में फिर 19 लोगों को ले आते हैं। तो ये एक सोचने वाली बात है। और इसका एक ही ये है कि हमारे जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल ज़्यादा होने चाहिए। हमारा बोर्ड कमेटी ने बोला था कि विलेज लेवल में, विलेज में जहाँ 10,000 पॉपुलेशन है, 20,000 है, वहाँ पे 75 बेड हॉस्पिटल होना चाहिए, 6 स्पेशलिस्ट होने चाहिए वहाँ पे, मेडिकल सर्जिकल। और तालुका लेवल में 30 प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जहाँ 6 डॉक्टर है, उसके 30 इसके ऊपर एक तालुक में सेकेंडरी लेवल अस्पताल होना चाहिए, जो कि 650 बेडेड होगा, और सब स्पेशलिस्ट होना चाहिए। और हर डिस्ट्रिक्ट में सुपर स्पेशलिस्ट होना चाहिए गवर्नमेंट का। और ये तो 1980 के बाद गवर्नमेंट ने बंद ही कर दिया गवर्नमेंट हॉस्पिटल। पहले तो खोला ही नहीं, जितने भोर कमेटी ने 1947 में बताया थे, वो तो कभी किया ही नहीं उन्होंने। एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एक एमबीबीएस डॉक्टर रोज होके मिल जाता है, वो भी शायद नहीं मिलता है आजकल। और क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे सब प्राइवेट और कॉरपोरेट अस्पताल टेक ओवर कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि मिसयूज हो रहा है। आयुष्मान भारत जो स्कीम हो रहा है, वो पब्लिक मनी आपको प्राइवेट अस्पताल में जा रहा है, और वहाँ पे मेल प्रैक्टिस हो रहा है, और ऐसे डेथ हो रहे हैं। तो ये एक दूसरा मुद्दा था। तीसरा मुद्दा एक है कि अभी देखिए, पोल्यूशन सब जगह है, एयर पोल्यूशन है आपके यहाँ। वातावरण बहुत खराब है, हवा का क्वालिटी बहुत कमजोर है। दिल्ली का तो बहुत ही बुरा हाल है। और अभी 2 दिन पहले एयर पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया कि वहाँ के जो अपोलो के जो रेस्पिरेटरी मेडिसिन के जो हेड है, उन्होंने कहा कि स्कूल बंद कर दो।
एयर पोल्यूशन है, बच्चे लोगों को बचाने के लिए स्कूल बंद कर दो। अभी स्कूल बंद करने से एयर पोल्यूशन और बच्चे, और क्योंकि उनका घर कहाँ होगा, घर का अलग हवा होगा, क्या अलग वातावरण होगा घर के आजू आजू बाजू। गरीब बच्चे हैं हमारे इंडिया में, लिविंग कंडीशंस भी इतने अच्छे नहीं है, ऊपर से इंडोर भी एयर पोल्यूशन है। चूल्हा जलता है, ये जलता है, कोयला जलता है, लकड़ी जलता है, पचासों चीज। गरीब बच्चे भी स्कूल जाते हैं, अगर स्कूल बंद कर दो तो हो सकता है घर में भी एयर पोल्यूशन होगा आजू बाजू। तो ये एक इस टाइप के क्या हो गया कि पैंडेमिक के बाद पहले ही स्कूल बंद कर दो। तो स्कूल से नुकसान कितना होता है वो तो हल नहीं हुआ ना। स्कूल बंद करने से एक्सपोजर कम हो जाएगा क्या बच्चे का? मेन चीज़ है जो मेन प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना चाहिए ना, एयर पोल्यूशन को। और उसके लिए एक मेयर का मैंने बताया, एक बोगोटा के मेयर होते थे गुस्तावा पिट्रो, उन्होंने कहा था, पहले के मेयर होते थे, कि कंट्री में, डेवलप्ड कंट्री जो है, जरूरी नहीं है डेवलप कंट्री उसको आप कहें जो कि गरीबों के पास भी कार हो। आजकल गरीबों के पास भी कार होने लगा है, ऐसे ही मिलते मार्केट में, इतना कार प्रमोशन, सेकंड 2-2 साल में लोग अपना कार, अमीर आदमी अपना कार बेच देता है और गरीब आदमी उसको खरीद लेता है तो मार्केट में। और वो नया कार खरीदता है, हर घर में मिडिल क्लास में 2 कार 3 कार एक फैमिली के पास है, और रास्ता ब्लॉक करेगा, एयर पोल्यूशन करेगा, वगैरह वगैरह। तो इसका एक हल ये बताए थे उन्होंने, मेयर ने, कि वो डेवलप्ड कंट्री वो है जहाँ पे गरीब कार नहीं इस्तेमाल करता, जहाँ अमीर भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलता है। तो हमको अभी बन रहा है, हर बड़े शहर में मेट्रो बन रहा है, अच्छी बात है। बसेस बढ़ाने चाहिए मेट्रो, तो उसमें एयर पोल्यूशन एक प्रकार से वो एक है। ऊपर से इंडस्ट्री वगैरह भी थोड़ा कंसंट्रेटेड नहीं होना चाहिए अर्बन एरिया में। और दूसरा, दिल्ली का क्या होता है, हर साल वहाँ पे कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जलाते हैं, हरियाणा पंजाब में। ये सब चीज़ें हैं, तो ये जो रूट कॉज है इसको ये करना चाहिए। स्कूल, बात बात में स्कूल नहीं बंद करना चाहिए। कुछ महीने पहले केरला में भी स्कूल बंद कर दिया था, पता नहीं निपा या क्या हुआ था वहाँ पे, वो एक आध केस हुआ था, उसके बाद तो कुछ एक अगला केस हुआ ही नहीं है। स्कूल पहले ही बंद कर दिया था वहाँ केरला में। कितना नुकसान होता है, अभी हमने कोविड पैंडेमिक में भी देखा कितना नुकसान होता है। ये एक मुद्दा हो गया। और एक और मुद्दा है कि बहुत दुख का मुद्दा है, स्कूल क्लोजर। दुख का तो खैर उससे ज़्यादा दुख तो नहीं होगा जितना कि गुजरात में मर गए अननेसेसरी प्रोसीजर में। एक हमारे लिए चिंता वाली बात है कि हमने पिछले न्यूज़लेटर में बताया था कि जो ये है आपका नेचर, जो वर्ल्ड का टॉप जर्नल में, साइंस जर्नल नेचर है, उसने अभी ट्रम्प ट्रम्प जीत गया इलेक्शन, प्रेसिडेंट बन गया। तो काफ़ी लोग को में ये मच गया, जरा इन लोग भगदड़ मच गया एक प्रकार से। जो लोग अभी काफ़ी कुछ मिसमैनेज किए थे पेंडेमिक, और जो और भी कई डेटा नहीं दिए थे, डेटा नहीं रिलीज किए थे, फाइजर ने अपना डेटा रिलीज नहीं किया, सीडीसी एफडीए ने भी कई डेटा नहीं रिलीज किया। तो जब से ही ट्रम्प जीता, उसने अपना एडवाइजर लिया जॉन एफ कैनेडी, उसको चार्ज दिया हेल्थ हेल्थ डिपार्टमेंट का, या हेल्थ के एडवाइजर का, या इन चार्ज ऑफ उन्होंने। और 3 उसके काम जैसे मैंने बताए थे। एक था कि जितना करप्शन है आपके जो हेल्थ बॉडीज में, सीडीसी एफडीए में, उसको दूर करना है। दूसरा है कि आपका जो ये है इन्फ्लुएंस ऑफ फार्मा और फूड इंडस्ट्री ऑन पॉलिसी, उसको रोकना है, इन्फ्लुएंस ऑफ फार्मा और करप्शन दूर करना है। और तीसरा था कि सेंसरशिप वगैरह बंद, रोका, सेंसरशिप को हटाना है, क्योंकि और तीसरा था कि जो कि आपके क्रॉनिक डिजीज हो रहे, ओबिसिटी, नॉन, उसको रोकना है। ये 3 दिए थे। और ये इसको नज़रअंदाज करके नेचर ने क्या कहा था कि एंटी साइंस है। अभी डेमोक्रेसी को भी खतरा है, ट्रम्प आने से डेमोक्रेसी को भी खतरा है, और रिपब्लिकन आने से डेमोक्रेसी को। अभी हमको ये नहीं लगता कि डेमोक्रेसी को खतरा पहले था कि अभी है। ट्रम्प आने के पहले क्या था, पैंडेमिक ट्रीटी बड़े जोरों शोरों से, उसका अभी भी चल रहा है। पर ट्रम्प ने स्पष्ट बोला है कि पैंडेमिक ट्रीटी से वर्ल्ड के डेमोक्रेसीज को खतरा है। वो सही बात है, पैंडेमिक ट्रीटी हमने कई बार बताया है। पैंडेमिक ट्रीटी में अभी देखिए
अपने को कोविड पेंडेमिक कर दिया। अब उसमें भी कितना लॉकडाउन किया, कितना किया और कितना उससे फर्क हुआ। अभी अभी जबरदस्ती पेपर मेडिकल जर्नल में भी कंट्रोल कर ले तो कुछ भी बता सकते हैं। तो फिर ऊपर से आपको सेंसरशिप लगा दिया था पेंडेमिक में। दो भी साइंटिस्ट कुछ बोलता था जो उनके मन मुताबिक नहीं होते थे, उसको सेंसर कर दिए जाते थे, उसका यूट्यूब स्ट्राइक कर दिया जाता था, उसको डिप्लेटफॉर्म कर दिया जाता था। तो ये सेंसरशिप लगा था महामारी में। तो ये डेमोक्रेसी को खतरा नहीं था। और अभी पेंडेमिक ट्रीटी में इसके प्रोविजंस बना रहे हैं इसको। अमेंडमेंट टू पेंडेमिक ट्रीटी, WHO अमेंडमेंट टू इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस में 300 अमेंडमेंट है 90 पेज के डॉक्यूमेंट में। और उसमें क्या हो जाएगा, अभी तक तो WHO एडवाइजरी रोल में था, और उसको अभी क्या करेंगे, एग्जीक्यूटिव पावर आ जाएगा। WHO एक अनइलेक्टेड बॉडी है, उसको पावर आ जाएगा कि कभी भी लॉकडाउन लगा दे, कभी भी बॉर्डर मूवमेंट बंद कर दे, कभी भी मैंडेट लगा दे कि आप ये टीका लो या ये ऐसा करो ऐसा करो, स्कूल बंद ये बंद। तो वो डेमोक्रेसी के लिए खतरा। और सेंसरशिप, सेंसरशिप भी है ट्रीटी में, है सेंसरशिप। मिस इन्फॉर्मेशन एक वर्ड यूज किया है। और साइंस के और एंटी साइंस कहा था नेचर ने। नेचर जो जर्नल है, ट्रम्प को एंटी साइंस कहा था। अभी ट्रम्प बोलता है कि हमको सेंसरशिप नहीं चाहिए। तो साइंस में सेंसरशिप नहीं होता, साइंस में कोई मिस इन्फॉर्मेशन नहीं होता। आप उसको डेटा के साथ, आंकड़े के साथ और एविडेंस के साथ उसको रिबट कीजिए, उसको बताइए कि कौन सही कौन गलत। जब तक विवाद नहीं होगा पता कैसे चलेगा। अभी एक ही आदमी बोलेगा मैं जो बोल रहा हूँ WHO, वो तो नहीं है। अभी देखिए मंकी पॉक्स उन्होंने ये डिक्लेयर किया। अभी क्या हो रहा मंकी पॉक्स, हमारे देश में कितना तहलका मच गया मंकी पॉक्स, 3 4 एक केस, उसके बाद क्या हुआ। उसके लिए इतना खर्चा, उतना ये, उतना अलर्ट, उतना पहले से तैयारियां, इतने बेड्स रेडी रखना। तो ये तो हमने कहा था, नेचर में हमने उसका आलोचना किया था। आज दुख की बात यह है कि अभी 2 दिन पहले ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, जिसको कि हम WHO मानता था कि ये बहुत अच्छा जर्नल है, कि ये जर्नल में सही बताता है, और सही बताता था। वो जब महामारी चालू हुआ था तभी उन्होंने एक एडिटोरियल आया था कि कैसे महामारी के दौरान ये करप्ट हो गया सब कुछ, साइंस गॉट करप्टेड ड्यू टू पॉलिटिक्स। उनका एडिटोरियल का नाम मैं बता दूं, अब्बासी ने लिखा था। उन्होंने लिखा था कि दैट पॉलिटिक्स, करप्शन और सप्रेस, साइंस को पॉलिटिक्स और करप्शन, मेडिको पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्स है, मेडिको पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्स ने साइंस को पॉलिटिसाइज करके, करप्ट करके दबा दिया है। और कहा था कि जब साइंस को दबाया जाता है लोगों की मौत होती है। ये हमने हमारे नज़र में, WHO के नज़र में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल टॉप में चला गया था कि ये कम से कम एक सच्चा जर्नल है। पर अभी खेद है कि ये जर्नल ने भी नेचर जैसा एक आर्टिकल छापा है अभी इस हफ्ते। उसमें कहा है कि फिर डेमोक्रेसी को खतरा है ट्रम्प आने से, मिस इन्फॉर्मेशन होगा, ये होगा। और जबकि वो तो सेंसरशिप हटा रहा है, तो डेमोक्रेसी में सेंसरशिप थोड़ी होता है। तो मतलब ये बहुत ही अजीब गरीब है। और हमको याद आता है कि और हमारे को क्यों इज्जत हम करते थे, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, उनका एक संपादक था, एडिटर था, चीफ एडिटर था ब्रिटिश मेडिकल जर्नल का पहले का, रिचर्ड स्मिथ। उसने भी लेख लिखा था कि जो मेडिकल जर्नल्स है, मेडिकल जर्नल्स में उनका टाइटल यह था, मेडिकल जर्नल्स हैव बिकम एन एक्सटेंशन ऑफ द मार्केटिंग आर्म ऑफ द फार्मास्यूटिकल कंपनीज। फार्मास्यूटिकल कंपनीज का एक एक्सटेंशन बन गया है मेडिकल जर्नल्स। तो मेडिकल जर्नल्स में का जो हाथ लंबे होते हैं ना, वो लंबा हाथ का मेडिकल फार्मा है, वो जर्नल को कंट्रोल करता है। जो पहले कानून के हाथ लंबा होता था, अभी फार्मा का हाथ कानून के हाथ से भी लंबा हो गया है। और हमको तो यही लगता है कि इतना हाथ लंबा हो गया कि अभी BMJ का भी गला दबा दिया उसने। तो ये हमने इसलिए इसका टाइटल दिया था इस पॉइंट का हमने, एड टू ब्रूट। एड टू ब्रूट एक शेक्सपियर का जो जूलियस सीजर है, उसमें क्या है, जूलियस सीजर को ब्रूटस उसका फ्रेंड है, वही स्टैप कर देता है। और वो मुड़ के देखता है तब बोलता है एड टू ब्रूटस। एड टू ब्रूटस माने ब्रूटस तुम भी हमको धोखा दे रहे हो।
तो हमने वैसा टाइटल ऐसे ही दिया है, एड टू ब्रूटस मेडिकल, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल हमारी नज़र से नीचे गिर गया है आज के तारीख में जब ये लेख आया। एड टू बीएमजे, कि हमारा बीएमजे भी ऐसा लिख रहा है जिसको कि हम सच्चा जर्नल मानते थे। तो ये कुछ ऐसे, ये है, इस हफ्ते का न्यूज़लेटर में कुछ ऐसे मिक्स्ड न्यूज़ है कि अभी हम तो लगता है यूएचओ को कि अभी पूरा ट्रम्प आने से, और उसका एडवाइज़र जो है रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर, वो बहुत ही ईमानदार आदमी है, ये सब आने से थोड़ा अभी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का हाथ लंबा है। वो अभी पूरा कोशिश कर रहा है। अब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है जो डेमोक्रेसी को खतरा है, जिस हिसाब से वो तोड़ मरोड़ रहा है सब कुछ, सब पॉलिसी कंट्रोल कर रहा है। फ्री नहीं है, आप फार्मा और फूड इंडस्ट्री के दबाव में हो। और ट्रम्प क्या बोल रहा है कि ये फूड और फार्मा का दबाव निकालना चाहता है। तो अभी डेमोक्रेसी को वो डेमोक्रेसी को वही बढ़ावा दे रहा है। और अभी नेचर बोलता है कि ट्रम्प आने से डेमोक्रेसी खतरे में है। ठीक है, फिर अभी बीएमजे बोल रहा है कि ट्रम्प आने से डेमोक्रेसी खतरा है। तो इसलिए हम जरा चिंतित हैं। ट्रम्प ठीक है, ट्रम्प सरफिरा होगा, बट इस हेल्थ के मामले में तो अभी तक हमको उसका पॉलिसी ठीक लगा। और हेल्थ के बहाने से डब्ल्यूएचओ और ये डेमोक्रेसी को खतरा करने वाले थे। और ट्रम्प बिल्कुल डब्ल्यूएचओ के इस पैंडेमिक स्थिति के खिलाफ बोलता है। तो आज इतना ही था। धन्यवाद।